आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था और साथ साथ ये भी पढ़ा था कि सबसे भारी पदार्थ कौन सा है, जिसे हमने ऑस्मियम कहा था। और उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है, तो वो हल्का पदार्थ होता है लिथियम। आज हमारा टॉपिक है नया टॉपिक, जिसे हम कहते हैं पदार्थ में परिवर्तन, यानी चेंजेस इन मैटर। तो पदार्थ में परिवर्तन किस किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे हमारी दुनिया परिवर्तन के द्वारा चलती है, ये भी हम जानेंगे। तो परिवर्तन क्या होता है, संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो जिसमें परिवर्तन ना हो। ऐसा हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में जो भी चीज़ है वो उसमें परिवर्तन हमारा अनिवार्य होता है। बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं है। परिवर्तन ही कहा जाता है ना, संसार का नियम है। वही परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे कि बहुत सारी संख्याओं में हमारे जीवन में, हमारे किसी भी जो वस्तुएं उपलब्ध है उसमें परिवर्तन होते रहता है। समय के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं और परिवर्तन निश्चित और अनिश्चित होते रहता है। जैसे अगर हम जान लें कि परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, तो ये समझने के लिए हम यहाँ पे आप देखो कि ये परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो पहला परिवर्तन है आपका अस्थायी परिवर्तन। जो परिवर्तन ऐसा हो कि वो कुछ समय के लिए निश्चित हो गया, उसे फिर बदला नहीं जा सकता है। जैसे हमने अपना घर बना लिया तो एक निश्चित हो गया, वो कुछ समय तक, कुछ सालों तक वो टिका रहेगा, अभी जल्दी वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अस्थायी परिवर्तन, जैसे अगर कोई चीज हमने आम तोड़ के लाया, खा लिया, तो वो क्या है, कुछ समय के लिए हमारे पास तो रहा, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा। आम कुछ दिन के लिए पेड़ पर लगते हैं, लेकिन वो सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे कोई भी फल हमारे कुछ दिन के लिए पेड़ पर लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर वो आते हैं। तो वो अस्थायी परिवर्तन में है कि वो परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है कि आम हमेशा आपके या कोई फल आपके पेड़ पर हमेशा लगे रहेंगे। दूसरा है आवधिक और गैर आवधिक, यानी समय के साथ परिवर्तन। जो समय के साथ आवधिक मतलब कुछ समय के लिए हुआ और कुछ फिर पीछे चला गया। और गैर आवधिक में जो समय के साथ नहीं, बस एक परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस परिवर्तन कुछ सालों में होगा। तो वो आपका जैसे जैसे कोयला है, तो कोयला क्या है, कुछ लिमिटेड समय नहीं है, उसका बहुत ज्यादा समय लगता है कि उसको परिवर्तित होने में, कोयले को किसी पेट्रोल, डीजल या किसी भी आपके एनर्जी के रूप में बदलने में, ऊर्जा के रूप में बदलने में, उस कोयले को या उस बनी हुई चीज को, किसी भी खनिज संसाधन को बदलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसे गैर आवधिक परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी दुनिया में हमारी जो वस्तुएं हैं, जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिली है, उसमें परिवर्तन को कहते हैं हम प्राकृतिक। पर हमारे जंगलों का बढ़ जाना या फिर कहीं कहीं पेड़ पौधे या मनुष्यों के द्वारा पेड़ पौधों की हानि करना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है। प्राकृतिक परिवर्तन है कि प्रकृति के द्वारा हुआ परिवर्तन, ठीक है। और मानव निर्मित में क्या होता है, जैसे बिल्डिंग बनाना, रेल इंजन बनाया गया, आज कीपैड से हम टच पैड पे आ गए, लैपटॉप बनाया गया, धीरे धीरे और भी प्रोग्रेशन करके हम आज इलेक्ट्रिक की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे चले गए। हर चीज़ें हम इलेक्ट्रिक यूज करने लगे, विद्युत के सामानों का ज़्यादा उपयोग करने लगे, कोयले का उपयोग कम कर दिए, पेट्रोल और केरोसिन का यूज कम कर दिए। ये सब मानव निर्मित परिवर्तन की देन है, जिसका उपयोग हम लोग आज कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे। फिर प्रतिवर्ती तथा अप्रतिवर्ती परिवर्तन। अप्रतिवर्ती परिवर्तन में क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, आटा का उपयोग करते हैं, आटा का उपयोग करते हैं, और आटा का उपयोग करके हम रोटी बनाते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि रोटी फिर से आटा में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहा गया है। जबकि प्रतिवर्ती में क्या होता है कि जब हम बर्फ को लेते हैं और बर्फ को मेल्ट करना यानी गलन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, बर्फ। तो बर्फ जब द्रव में कन्वर्ट होगा और फिर द्रव से किस में बदलेगा, वाष्प में, और फिर हम उसको चाहेंगे, उसे हम दबा कर क्या कर सकते हैं, द्रव में, और द्रव से फिर वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अप्रतिवर्ती को इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम जानते हैं कि बड़े मोर्चों पे यानी बहुत बड़े बड़े स्तरों पे जो पदार्थ, यानी पदार्थ क्या होता है, जो किसी केमिकली, जिसे रासायनिक में उपयोग किया जाता है, उसका जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, भौतिक तथा रासायनिक। आगे बढ़ते हैं अब पदार्थों के गुण के बारे में। तो इसका पहला गुण होता है भौतिक गुण, जिसमें आपका आयतन चेंज होता है, आकार चेंज होता है,
द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन होता है तथा अवस्था में भी परिवर्तन होता है। इसमें जो जो ये परिवर्तन होता है, इस कारण से इसे पदार्थ का क्या कहा जाता है, भौतिक गुण कहा जाता है। तो इस परिवर्तन के हिसाब से यह अपने पहले वाले गुणधर्म में फिर क्या रूपांतरण इसका हो सकता है। इसमें क्या होते हैं, नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जो पदार्थ है वही रहेंगे। चाहे उसको काटा जाए, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकते हैं, आकार में परिवर्तन हो जाएंगे, आयतन में परिवर्तन हो जाएंगे, घनत्व में भी परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन उससे आपका नया पदार्थ नहीं बनेगा। फिर जैसे आप उसका उदाहरण ले सकते हो, पानी का जमना, चाहे पिघल जाए पानी या फिर उसका उबलना स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे वो क्या बन जाए, वाष्प बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन में पानी की अवस्था नहीं बदली है, सिर्फ उसका आकार बदला है, आयतन बदला है, द्रव्यमान बदला है, लेकिन पानी की अवस्था पानी ही, वो पानी हमेशा पानी ही है। मोम का पिघल जाने के बाद भी क्या होगा, वो मोम फिर मोम ही बनेगा। इस कारण से ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का जलना वो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना या विद्युत बल्ब का जलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। जो हम फल और सब्जियों को खाते हैं, या तो उस खाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको काटना होता है, तो काटने को भी क्या करते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जैसे ही फल सब्जी को काट कर हम बना देते हैं तो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सब चीजों को देख लेते हो। एक उदाहरण के तौर पे ये देख सकते हो कि कौन से चीजों में क्या परिवर्तन होता है, जिससे कौन कौन सी क्रियाकलाप या घटनाएं होती हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 3 हमारी पदार्थ सब्सटेंस लिए गए हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों में परिवर्तन किस प्रकार हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहला, जब ठोस से हम द्रव में जा रहे हैं तो उस कंडीशन को हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी गलना कहते हैं। और जब उसी को जब द्रव से हम गैस में जाते हैं तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी वेपराइजेशन कहते हैं। अब इसी कंडीशन को फिर हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने पे क्या होगा, ये गैस से जब हम द्रव में जाएंगे तो इसे संक्षेपण कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंडेंसेशन भी कहते हैं, संक्षेपण। और फिर द्रव से हम जब ठोस में जाएंगे तो इसे जमना कहते हैं, और इसको भी कंडेंसेशन ही कहते हैं, जमना कहते हैं, जड़ीकरण कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में और भी आप लोग एग्जाम्पल देके बताओगे कि भौतिक परिवर्तन में और कौन कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल आप खुद से देकर बताओगे कि और क्या क्या से इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे ये सब चीजें कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं, हम इसके आगे पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब हम पढ़ने चलते हैं भौतिक परिवर्तन से संबंधित तथ्य कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन से संबंधित तथ्य होते हैं, हमारा पहला तथ्य है इसमें संघनन, दूसरा तथ्य है हमारा वाष्पन, फिर होता है उसमें गलन, उसके बाद होता है हीमन जिसे जमना भी कहते हैं, उसके बाद होता है ऊर्ध्वापातन, यानी जिसमें सीधे वस्तुएं ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे आप सब्लिमेशन भी कहते हो। इसे क्या कहते हो, सब्लिमेशन, इसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तुएं सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होती है। ये सब क्रियाकलाप आप भौतिक परिवर्तन से संबंधित तथ्य में जोड़ सकते हो। जो आप देख सकते हो उसे हम पिक्चर्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बता दिए हैं। आगे आप देखो, आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारी जल यानी D2O की खोज किसने तथा कब की थी। तो अब हम ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे कि भारी जल की खोज यानी D2O की खोज किसने तथा कब की थी। ये आपका क्वेश्चन है आज का, आप इसका आंसर दोगे। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में होने वाली 5 स्थितियां किस प्रकार से हैं, कौन कौन सी स्थितियों में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं आज कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो पहली स्थिति है उसके रंग में परिवर्तन हो तब, यानी उसके कलर में परिवर्तन हो, चेंज हो, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा कह सकते हैं अगर वो अवक्षेप के माध्यम से, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाए, यानी मान लो कोई वेस्ट मटेरियल जिसे उपयोग नहीं है, अवक्षेप हो, तब वो कह सकते हैं कि जिसमें अवक्षेप बन जाए किसी परिवर्तन के दौरान, तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा है कि जब कोई गैस निकलना है किसी अभिक्रिया के दौरान,
जब कोई गैस निकले, जब हम अभिक्रिया कराए तो उससे गैस निकले तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। फिर उसके गंध में परिवर्तन हो जाए, गंध में परिवर्तन हो जाए यानी उसका स्मेल चेंज हो जाए, कुछ अलग स्मेल देने लगे, पहले कुछ और दे रहा था अभी कुछ और देने लगे, तो हम कह सकते हैं कि आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ है। फिर आप उसके तापमान में परिवर्तन कर दोगे तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट क्या यानी उत्प्रेरक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में किस किस चीज़ों का प्रयोग किया, इसके जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।